अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माह दरक्षा का 6 एपिसोड लेकर और इसकी मुसन्निफा है फातिमा लगारी। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। अस्पताल की राहदारी में लोगों का आना जाना था। उसके पस मंजर और पेश मंजर में अनगिनत अफराद थे। मरीज, उनके अजीज़ व कारिब, भागते हुए डॉक्टर्स, दौड़ती हुई नर्सें, चेदा चेदा मुलाजमीन। शोर था, बहुत शोर था। जालिमों के बीच वो उसके लिए निजात दहंदा बनकर आया था। वो आया तो हर शोर थम गया। आईडी कार्ड गले में लटकाए, स्टेथोस्कोप गर्दन के गिर्द डाले, सफेद कोट की जेबों में हाथ डाले, किसी थकान से टूटता हुआ वजूद लिए खुद को घसीटता इमरजेंसी से निकला था। जब वो दिखाई दिया था, पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस, सफेद दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। सर झुकाए, जूते की नोक से फर्श पर लगी रखीज था। किसी रुक गया, ठहर गया। किसी एहसास के तहत उसने सर उठाया था। गर्दन जरा सी तिरछी करके उसे देखा और खिसर का दिल किया वो भाग कर उससे लिपट जाए। फूट फूट कर रो दे। दोनों हाथ कोट की जेब से निकाल कर वो उसकी तरफ भागा था। वो उसी तरह नरमी से उसे देखता रहा था। निगाहें उसके चेहरे से फिसलती हुई चप्पल में मकीन पैरों पर टिकी तो बिल्कुल मबहूम, इतना मबहूम ये लफ्ज जरा सी अपनी जगह से ना हिले और वो मुस्कुरा दिया। उसके करीब पहुंचकर खिसर ने ब्रेक लगाए थे। अनलेस के निजात दहंदा मीर ताशफीन, सिंध का फतेह बिन कासिम। और अगर खिज्र कोई सरहद होता, उस सरहद पर पहला झंडा एसएसपी खानजादा का लहराया जाता। दोनों हाथ पहलू में गिराए वो कमर तक झुक गया था। अमर ने गहरी सांस ली थी। बचपन से थिएटर का शौक था बेचारे को। चचा सती पाकिस्तानी ना होता तो खिज्र अस्पताल की राहदारी के बजाय थिएटर के स्टेज पर नजर आता। मरहूम भाई की ख्वाहिश पूरी करने की खातिर मासूम खिज्र को फिल्मों के थिएटर से ऑपरेशन थिएटर में लापटका था। हथकड़ी दें। सीधा होकर उसने अपने हाथ फैलाए थे। अमर ने पैंट की बेल्ट में अटकी हुई हथकड़ी निकालकर उसकी हथेली पर रखी। किसी ने दाएं हाथ से बाएं हाथ में हथकड़ी डाली, फिर दाएं हाथ में डालने की कोशिश की। नाकाम रहा। मेरी मदद करेंगे? उसने हाथ अमर के सामने किए थे। अमर ने दांत पर दांत जमाए उसे देखा, जो हर हद तक सब्र आजमाता था। हाथ बढ़ाकर उसके दाएं हाथ में हथकड़ी लगाई थी। मरहम निगाह उस पर डाली, फिर आगे बढ़ गया था। खिसरे मुजरिमों की तरह हथकड़ी वाले हाथ गिराए। हवाई चप्पल से सड़प सड़प की आवाज निकालता हुआ उसके पीछे लपका। साथी डॉक्टर्स ने, अस्पताल के मुलाजमीन ने, लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। जो बच्चों किसी खुशी की रमक चेहरे पर लिए हाथ में हथकड़ी लगाए अपने निजात दहंदा के पीछे चल रहा था। वो दोनों अस्पताल के रिसेप्शन से गुजर रहे थे जब प्रोफेसर की नजर उस पर पड़ी थी। खिजर, ओआर में पहुंचो। वो अमर के पीछे था, गालिबन नहीं। यकीनन वो उसकी हथकड़ी लगे हुए हाथ नहीं देख पाए थे। सरकार का बुलावा आया है सर, कानून की राह में रुकावट ना बने। हथकड़ी लगे हाथ सर तक उठाते हुए चिल्लाकर कहा था उसने। प्रोफेसर ने पहले उसे देखा था, फिर अमर को, जो उसकी कैंची की तरह चलती हुई जुबान से तंग आकर उसे कान से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा था। प्रोफेसर को आंख मारता हुआ, दांतों की भरपूर नुमाइश करता हुआ वो अस्पताल की अंदरूनी इमारत से निकल चुका था। थोड़ी देर में वो अमर के सामने बैठा था। दोनों के दरमियान में मेज थी जिस पर 2 चाय के कप रखे थे। बराबर में किसी लेबोरेटरी की फाइल रखी हुई थी। किसी कुर्सी से टेक लगाए हथकड़ी लगे हुए हाथों को गोद में रखे ग्लास वॉल के पार नजर आती हुई अस्पताल की बुलंदो बाला इमारत को देख रहा था। इमारत और कैफे के बीच में लंबी हमवार सड़क थी। कितने दिन हो गए थे उसे बाहर की दुनिया देखे। कितने दिनों बाद वो यूं खुली फिजा में सांस ले रहा था। सर पर इतना ऊंचा, इतना नीला आसमान, आसमान तले भागती दौड़ती ही मसरूफ शाहरा, बुलंदो बाला इमारतें, लोगों की चहल पहल, चाय और कुकीज की खुशबू। वो कुर्सी समेत मजीद खिसक कर ग्लास वॉल के करीब हो गया था। नाक से पट्टी दी। चाय का घूंट भरते अमर ने ठहर कर उसे देखा। अस्पताल से बाहर बीमारियों से आजाद सेहतमंद दुनिया बहुत खूबसूरत है एसएसपी साहब। दवाओं की महक ने मुझे चाय, ताज़ा ब्रेड, चॉकलेट केक, भीगी सड़क, गीली मिट्टी की खुशबुएं मिला दी हैं। खिजा तो अस्पताल के अंदर है, अस्पताल के बाहर तो हर मौसम बाहर है। बेरंग तो अस्पताल की दीवारें, बेड पर बिछी हुई सफेद चादर है। बाहर की दुनिया तो बहुत रंगीन है। शीशे से अपनी नाक रगड़ता हुआ मुस्कुराते हुए कह रहा था। आंखों में बच्चों जैसी चमक थी, चेहरा खिला खिला लग रहा था। अमर हनूस खामोश रहा, निगाहें खिजर के चेहरे से हटाकर सड़क पर मरकूज कर ली थी। आपको आप ही ने भेजा होगा यकीनन। लड़के को देख आओ, फिर से ड्रग्स तो नहीं बेच रहा। उसने अपनी नाक शीशे से हटा ली थी। हथकड़ी लगे हुए हाथ में चाय का कप थाम लिया। अमर ने गर्दन सीधी करके उसे देखा। वैसे उनकी समझ नहीं आती मुझे। तब बच्चा था, मैं गलत दोस्तों में पड़ गया था। आप तौबा करवा चुके हैं। हर वक्त बावजूद रहता हूँ मैं, फिर भी उन्हें लगता है कि अदीना को ब्रेन ट्यूमर है। अमर ने उसकी बात काटी थी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि आप ही के साथ मसला यह है कि। हैं जी, सॉरी, क्या?
अपनी ही धुन में कहता वो अदरक होने पर हरवन्नकों की तरह उसे देखने लगा था। अमर ने चाय का कप लबों से लगाया। किसको ब्रेन ट्यूमर है? शौक की कैफियत में पूछा। अदीना। चाय का कप मेज पर रखा गया था। खिसर ने पलक झपक कर उसे देखा था, फिर सदमे की कैफियत में हंसा, सर नफी में हिलाया, उसी से टेक लगाई और फिर हंस दिया। मजाक कर रहे हैं? नक कर पूछा। अमर ने मेज पर रखी हुई फाइल उसकी तरफ खिसकाई थी। उसने एक नजर अमर को देखा, फिर फाइल को, और फाइल झपट ली थी। तेजी से वर्क पलटता वो रिपोर्ट्स देख रहा था। चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात फैले गए थे। रिपोर्ट्स पढ़कर वो कई पल खाली खाली नजरों से उन्हें घूरता रहा था। अमर ने चाय का कप खाली करके मेज पर रखा तो वो रिपोर्ट्स मेज पर रखे गर्दन घुमाए ग्लास बॉल को घूरता रहा था। वो रात किस कदर भारी थी उस पर। कॉलेज में दोस्तों की बातों में आकर तुलबा में ड्रग्स बेच रहा था वो। 2 हफ्ते कारोबार चला और तीसरे हफ्ते एसएसपी खानजादा कान से पकड़कर सारे लड़कों को पुलिस मोबाइल में बैठा रहे थे। बाकी तमाम लड़के अमीर घरानों से थे। सबके अब्बे चाचे आए और ले गए थे उन्हें। वो यतीम था, गरीब घराने से था। सारी रात लॉकअप में सड़ता रहा था। आप ही आई थी और आते ही उसके मुंह पर थूक दिया था। वो निगाहें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो रोती जाती थी, उसे मारती जाती थी। तब एसपी खानजादा ने उन्हें रोका था, उन्हें तसल्ली देकर घर भेजा था और उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। उसे लगा था वो उसे समझा बुझाकर छोड़ देगा। उसने तो आगे बढ़कर जबरा हिला दिया था। उसने सर उठाकर शिकवा कुना नजरों से अमर को देखा था तो उसने पूरी कुवत से उसके पेट पर लात मारी थी। वो कमर के बल नीचे गिरा था, टांगे पेट से मिलाए दर्द से बिलबिलाया था। तुम्हारी बहन ने मेरे आगे चादर रखी थी खिसर। वो तेज में था। उसकी आवाज खिसर के कानों के पर्दों से टकराकर दिमाग में गूंजने लगी थी। अपनी माँ बहन को यूं नीलाम करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? उन लड़कों के पीछे अमीर बाप हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी मासूम माँ और बेबस बहन है। उनका सहारा नहीं बन सकते तो उन्हें रुसवा भी मत करो। वो इस कदर बेरहम था कि खिसर अपना दर्द भूलकर यकटक उसे देखे गया था। आंखों में जमा होते आंसू रुखसारों पर गिरने की जरूरत न कर सके थे। दर्द से कराहता वो बस वहीं पड़ा रहा था। अमर उसे अपने घर ले आया था। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए उसके पीछे घर में दाखिल हुआ था। अमर, क्या हुआ इस बच्चे को? उसके गालों की फटी हुई जिल्द, होठों से रिश्ता हुआ खून और सूजी हुई आंखें देखकर वो खातून दिल के मकाम पर हाथ रखे हुए उससे पूछ रही थी। शुक्र करें जान से नहीं मारा इसे, तड़क कर कहता वो कमरे में बंद हो गया था। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा रहा था। खातून आगे आई, उसके हाथ थामकर उसे सोफे पर बिठाया था, उसे पानी दिया, उसके जख्मों पर मरहम रखा। इस सब के दौरान वो नजरें झुकाए बैठा रहा था। आंखों से आंसू तरातर गिरते रहे थे। वो बिना आवाज के रोता रहा। नाम क्या है तुम्हारा? नरमी से पूछा गया था। खिजर, मेडिकल का स्टूडेंट है। पढ़ाई की वजह से शदीद जहनी दबाव के शिकार तुलबा में दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्रेस रिलीविंग ड्रग्स बेच रहा था। जवाब कमरे से निकलते अमर ने दिया था। उसका झुका हुआ सर मजीद झुकता गया। आंखें मुश्किल से खुश्क हुई थी, अब फिर से पानी से लबालब भर गई थी। खान जाए आप, बात कर रही हूँ ना मैं। समझ नहीं पाया उन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता था। हाँ, जब उन्होंने इतनी इज्जत देकर खान कहा तो लहजा तहकुमाना था। वो चुपचाप चला गया। खिजर, वो उसके बराबर से उठकर फ्लोर कुशन पर उसके कदमों में बैठी थी। इतनी नरमी से उसका नाम पुकारा था कि उसने दायां बाजू आंखों पर रखकर अपने तेजी से गिरते हुए आंसू छुपाए थे। खिजर बेटे, उन्होंने उसके दोनों हाथ थामे थे। जिंदगी एक बार मिलती है खिजर, इसे बुरी सोहबत में रहकर जाया नहीं करते। इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं होती कि चंद पैसों की एवज बेच दी जाए। तुम अच्छे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे आगे जिंदगी पड़ी है, उसे यूं बर्बाद मत करो। जिस राह पर निकले हो उसकी कोई मंजिल नहीं है। बज़ाहिर बहुत खूबसूरत दिखने वाला ये रास्ता खार ज्यादा है, गुमनाम है, तारीख है। खुदा से सिराते मुस्तकीम की दुआ करो। जान से खेलने वाले नहीं, जान बचाने वाले बनो। लोगों से सुकून जैसी नेमत ना छीनो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वो कहती जा रही थी। वो रोता जा रहा था, हिचकियों के साथ, सिसकियों से वो रोता जा रहा था। अदीना शफीक नजरों से उसे देखे गई। उस रात खूब रोया था वो। अदीना ने उसे रोने दिया था, मजबूत बनने का कहना, ना मर्द होने का ताना दिया था। नरमी से उसके आंसू पोंछती रही थी, शफकत से उसे समझाती रही थी। अदीना, वो मेहरबान शफीक खातून उसकी मोहसिन थी। अमर के थप्पड़ जो न कर सके थे वो अदीना की शफकत ने कर दिखाया था। वो जान बचाने वालों में से बन गया था। ग्लास वॉल के शीशे पर वो मंजर उभर रहा था। खिजर रो रहा था। अदीना उसके हाथ थामे बैठी थी। उसने सर झटका, नम सांस अंदर उतारी, गर्दन सीधी करके सामने बैठे अमर को देखा था। आप मुझे कह रहे हैं कि वो शाइस्ता, डिसेंट, मुहज्जब, प्यारी सी खातून जिन्होंने मेरे जख्मों पर मरहम रखा था, मेरे कदमों में बैठकर, मेरे हाथ थामकर जो मुझे समझा रही थी कि खिजर, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे जाया नहीं करते।
इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है कि 4 पैसों के एवज बेच दी जाए। वो खातून जो इतनी नरमी से बोलती है कि दिल पहाड़ जैसा सख्त हो तो जरब खाए, मोम जैसा नरम हो तो पिघलता जाए, वो खातून मौत के दहाने पर खड़ी है। उसकी आवाज कांप गई थी, आंखों में चमकता हुआ पानी लिए वो अमर को देख रहा था। अगर ये मजाक था तो बुरा था, अगर हकीकत थी तो वो उसे झुठलाना चाहता था। तुम इसी फील्ड में हो खिज्र, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स को जानते होंगे, तुम्हारे प्रोफेसर्स, तुम्हारे सीनियर्स, जहाँ से भी थोड़ी सी भी उम्मीद मिलती है मुझे बताओ। आज से पहले उसने अमर को इतना कमजोर नहीं देखा था। वो मौकों की तलाश में नहीं होता था, वो खुद रास्ते बना लेता था। लेकिन आज, आज मैं बात करता हूँ अपने प्रोफेसर से। आप अदीना को ले आए, हम उनका चेकअप करवाएंगे। फिक्र ना करें, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बरसों पहले उसकी जिंदगी के कमजोर तरीन लम्हे में अदीना ने उसे समेटा था। अब जब वो उस सख्त इम्तिहान में पड़ गई थी तो वो उनकी मदद करना चाहता था। उम्मीद का जो चिराग उन्होंने उसे थमाया था, वो उसी चिराग से उनकी जिंदगी रोशन करना चाहता था। जान पर खेलकर उन मेहरबान खातून को बचा लेगा जो उसकी जिंदगी की तंदो तेज तूफान में उसके लिए वो छत साबित हुई थी, जिसने उसे बिखरने से बचाया था। वो तूफान की जद में आकर गिर जाता, लड़खड़ा जाता, बिखर जाता। उन्होंने उसे थाम लिया था, वो भी उन्हें थाम लेगा। इजरे जा चुका था, मेज पर उसके चाय के कप के बराबर में हथकड़ी रखी हुई थी। वो पलके झपकता, जहन में छिड़ी हुई जंग से निपटता चाय के खाली कप को देख रहा था। वो कई पल उसी हालत में बैठा रहता। अगर उसका मोबाइल ना बच उठता। अलियार का पैगाम था, उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उसने गहरी सांस ली। अभी मोबाइल बंद करके रखना ही चाहा था कि कॉल आने लगी थी। जिस आदमी का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था उसे उसने एहतशाम के ताकों में लगाया हुआ था। कहो। एहतशाम एबटाबाद में है। थोड़ी देर पहले उसने अलमीरा सुल्तान से मुलाकात की है। मुलाकात का दौरानिया 15 मिनट है। लम्हों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मोबाइल कान से हटाकर वो तेजी से उठकर बाहर की तरफ भागा था। एहतशाम, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अमर कभी नहीं जाएगा। अलमीरा के साए पर भी एहतशाम की नजर पड़े। और अलमीरा, अलमीरा कैसे उससे मिल सकती थी? एहतशाम से क्यों? रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो अस्पताल गई थी। हन्नान वहाँ था ना एशल। वो काफी देर किरण के पास बैठी रही थी, खाली खाली नजरों से उसे देखती रही। मॉनिटर पर उसकी धड़कनें नजर आ रही थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके सर पर चढ़ी हुई पट्टी भी उतर गई थी, जाहिरी जख्म भर गए थे। फिर वो उठती क्यों नहीं थी? उसे उठ जाना चाहिए था। हन्नान और इशल के लिए, अलमीरा के लिए। किरण से उसकी दोस्ती मौजूदा थी। अलमीरा घर का बिगड़ा हुआ बच्चा थी, जहाँ एक तरफ माँ के दिए गए जख्मों के नील जिस्म पर पड़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ददियाल में सब उसे हथेलियों का छाला बनाकर रखते थे। बाप के जिगर का टुकड़ा, आगा जान की इकलौती पोती, मुजाहिद खान की लाडली भतीजी और अमर खानान की चहेती कजन। जब तक कनाडा में थी, सुल्तान और मुजाहिद खान ने खूब सर पर चढ़ाकर रखा हुआ था। दोनों उसके हर हुक्म पर सर झुकाते थे। उसे लगा दुनिया भी हर हुक्म पर सर झुकाएगी। देर से समझ आई कि दुनिया झुकती नहीं, झुकाती है। स्कूल में लड़ाइयाँ हम जमात बच्चों से उसके झगड़े बढ़ते गए थे। अपने हम उम्र बच्चों को कभी दोस्त नहीं बना पाई वो। पाकिस्तान आई तो आगाजान और आमिर खानान थे। आगाजान डांट देते थे तो डर जाती थी, जिद छोड़ देती थी, बात मान लेती थी। ऐसे में सारे के सारा खानान ने बिगाड़ा था। जो अलमीरा कहेगी वही होगा। कोई अलमीरा से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। उसकी किसी बात को ना नहीं की जाएगी। उन्हीं की दी गई ढील का नतीजा था कि वो अच्छा खासा बिगड़ गई थी। बाद में खुद पछताए, मगर वो ना सुधर सकी। अकेली रह गई। स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी में आ गई और दोस्त ना बने थे। किरण सरापा मुअज़्ज़ज़ा थी। इसलिए सेकेंड ईयर्स की पहली क्लास में वो उसके साथ आकर बैठी थी। फिर दोनों हमेशा साथ बैठते थे। बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा करीब हो गई थी वो दोनों। इतने अरसे में बस एक दफा लड़ाई हुई थी, जब उसे पता चला था कि किरण का शौहर हन्नान अमर का दोस्त है। उसे लगा था किरण को अमर ने भेजा है। वो उस पर नजर रखना चाहते थे। किरण सफाइयाँ देती रही थी, अपने लाइल्मी का यकीन दिलाती रही थी। 1 हफ्ते बाद वो मान गई थी। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई थी, सब ठीक रहा। और फिर वो हादसा, 9 दिन कबल हुआ वो हादसा। उसने नम सांस अंदर उतारी और फिर उठकर खड़ी हो गई थी। शिकस्ता कदमों से कमरे से निकल आई। कई पल बेमकसद अस्पताल के लॉन में चहलकदमी की। उसके बाद लकड़ी की बेंच पर बैठ गई थी। आते जाते लोगों को देखने लगी थी। कुछ बच्चे घास पर भाग रहे थे। फूलों जैसे बच्चों के पाँव दरख्तों से झड़ते पत्तों पर पड़ते तो जर्द पत्ते चरमराते थे। वो बंद मुट्ठी पर दाहिना गाल टिकाए कोहनी बेंच के बाजू पर टिकाए उन बच्चों को देखे गई थी। शॉल कंधों से फिसलकर पहलू में गिर गई थी। सर पर टिका हुआ दुपट्टा बालों में लगे क्लेचर में अटक गया था। शॉल का एक पल्लू सब्ज घास के नर्म महसूस कर रहा था। डबडबाई आंखों से
घास पर भागते हुए बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा झिलमिलाया। उसकी मासूम खिलखिलाहट कई पल समाज से टकराती रही थी। बाबा तितली! बाप की उंगली पकड़ता हुआ बच्चा चहक उठा था। पीले रंग की तितली को पकड़ने की कोशिश करता वो जैसे सारी दुनिया का महवर बन गया था। बाबा, मामा बुला रही हैं। 5 साला बच्ची ने बाप का बाजू पकड़ते हुए उसे इतला दी थी। अब्दुल्ला बेटा आओ मामा के पास से रहे। बाप ने तितली के पीछे भागते हुए बच्चे के पीछे से गोद में उठाया था। उसके पेट पर गुदगुदी की थी। 6 साला वो बच्चा टूटे हुए दांतों के साथ बहुत प्यारी हंसी हंसा था। वो उनसियत से उन्हें देखे गई थी। उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मासूम, बेजरर, चहकते, दुनिया की हर फिक्र से आजाद, छोटे और नर्म से। बोले हुए कितने प्यारे होते हैं बच्चे ये। वो आंखों में बहुत सारी नरमी और पसंदीदगी समय उन बच्चों को देखे गई थी, जिनमें से एक बाप की गोद में था और उसकी बहन बाप का हाथ थामे चल रही थी। वो जा रहे थे। बाग में उल्टी हुई तितली बच्चे के पीछे लपकी। थोड़ी देर बच्चे के इर्द गिर्द प्रवास भरने के बाद उसने अपना रुख बदल दिया था। अलमीरा ने गहरी सांस लेकर अंदर उतारी और फिर बेंच से टेक लगा गई थी। आपके बच्चे बहुत प्यारे होंगे खानान। पार्क की सब्ज घास पर उनके बराबर में आलती पालती मारकर बैठी हुई वो कुछ फासले पर खेलते बच्चों को देखते हुए कह रही थी। उसकी बात इतनी बेसाख्ता थी कि अमर लम्हों में कान की लो तक सुर्ख पड़े थे। तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी मीरा? लाल चेहरे के साथ वो आंखें बड़ी करके उसे घूर रहे थे। वो उनका चेहरा देखकर खिलखिलाकर हंसती थी। वो उसे हंसता देखकर लब दांतों में दबाते हुए चेहरा मोड़ गए थे। मैं नहीं कह रही, कल बानो कह रही थी साहब जी के बच्चे बाप पर गए तो प्यारे बहुत होंगे। आंखों में चमक लिए मुस्कुराकर उन्हें देखा। और उसने ऐसा क्यों कहा? बिल्कुल सीध में खेलते हुए बच्चों को देखते हुए पूछा। निगाहों का रुख गलती से भी अलमीरा की तरफ नहीं किया था। कल मेहमान आए थे ना, उनके साथ बच्चे थे, बहुत बुरे थे। एक तो जिद्दी, फिर रोए भी जा रहे थे। मैं बानो को बता रही थी कि मुझे कैसे बच्चे पसंद है। तब उसने कहा था कि ऐसे बच्चे तो साहब जी के होंगे, बाप पर गए तो बहुत प्यारे होंगे। शहद रंग आंखें जिंदगी से भरपूर थी। पफ जैसे नर्म और फूले हुए गाल ठंड से लाल हो रहे थे। वो खुश थी, मुसलसल मुस्कुरा रही थी। निचले लब के किनारे तिल पिचकर गाल तक आ रहा था। अमर ने गर्दन तिरछी करके उसे देखा, फिर काफी देर तक बिना पलक झपके, सांस रोके, खामोशी से उसे देखते रहे थे, नरमी से, अकीदत से। मुझे थोड़े जिद्दी, थोड़े स्पॉइल्ड बच्चे पसंद हैं, जैसे तुम थी। सीधा जन्नत से आई हुई मालूम होती थी मीरा, इतनी प्यारी। बहुत देर बाद बहुत मध्यम सी आवाज में वो मामूम सा मुस्कुराते हुए कह गए। अलमीरा गुलाबी गालों से हंस पड़ी थी। और बताएं बच्चे कैसे हैं? शहद रंग आंखों में एकदम ही लबालब पानी भर आया था। निचला लब सख्ती से दांतों में दबाकर गोद में रखे हुए हाथों को तकते हुए उसने चमकते हुए पानी को पीछे धकेलने की कोशिश की थी। कितने प्यारे होंगे वो। क्या अमर पर गए थे? जिद्दी थे या अमर खानान पर गए थे? तो जिद्दी कैसे हो सकते थे भला? उनकी तरह ही होंगे, सुलझे हुए, धीमा बोलने वाले, बिल्कुल पुरसकून। उन्हें ऐसे बच्चे पसंद तो नहीं थे, अब तो अच्छे लगते होंगे। नमकीन पानी का चमकता हुआ कतरा उसके रुखसार पर लड़कता हुआ गया था। उसने जल्दी से अपने गाल को रगड़ा था। डुबडुबाई आंखों से सामने देखा। आंखों में तैरता हुआ पानी लहू रंग हो रहा था। गोद में रखे हुए हाथों को रगड़ती, लब भींचती वो खुद को रोने से रोक रही थी। वो हमेशा से उनकी अव्वलीन तरजीह रही थी। उसे बहुत सारा रोना आ रहा था, क्योंकि अब उनकी तरजीहात बदल चुकी थी। बहुत मान था उन पर कि किसी को उसके बराबर में नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन उसने खुद ही अपनी जगह छोड़ दी थी। अलमीरा खानम, किसी ने उसे बुलाया। वो नम आंखों से दूर तक फैले हुए सब्जे को देखती रही थी। अलमीरा खानम, आवाज कदरे ऊंची हुई, समाज से टकराई, मगर दिमाग ने कोई रद्द अमल नहीं दिया था। अलमीरा खानम। उसके आगे आकर शेरदिल ने उसके आंखों के आगे हाथ हिलाया था। वो चौंक गई थी। पलक झपक कर सामने खड़े हुए शेरदिल को देखा था। निगाहों में उसका यूं अचानक आना सवाल बनकर उतरा। खान ने कहा है कि आपको घर ले जाऊं। अपने आने की वजह बताई थी। अलमीरा ने बगौर उसे देखा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था, जैसे अभी किसी से अच्छी खासी डांट सुनकर आया हो। आंखों में अलमीरा के लिए खफगी थी। क्यों? आंखों की नमी लहजे में उतरी। गुस्से में है वो। आप मुझे कह देती, मैं ले चलता। ये उसके सवाल का जवाब नहीं था। उसका सवाल नजरअंदाज हुआ था तो उसने भी सामने खड़े हुए 6 फीट के शेरदिल को नजरअंदाज कर दिया था। हलक में अटकते हुए आंसू को नीचे धकेलती वो वापस आते बच्चों को देखने लगी थी। इस बार वो दोनों बहन भाई अकेले थे। अलमीरा खानम, शेरदिल बेबस हुआ। नहीं जाऊंगी, गुलाम नहीं हूं उनकी। अंदाज कदरे बरहम था, मगर आवाज भीग चुकी थी। ठीक है, मत चले, मैं भी यहीं बैठा हूँ। शेरदिल तुनक कर कहता हुआ कुछ फासले पर रखी हुई दूसरी बेंच पर बैठ गया था। वो उसकी हरकत पर सुलग गई थी।
मैं यहाँ तन्हाई के लिए आई हूँ शेरदिल, मेरे सर पर मत सवार रहो। और खान ने सख्ती से कहा है कि आपको अकेला ना करूं। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे खान। ओह अलमीरा, इस कदर भर्राई हुई आवाज में कहा था कि शेरदिल भी चौंक गया था। मुश्ताका बेइज्जती को पशे पुष्ट डालकर वो तरह तरह भरी निगाहों से उसके सब के मारे लाल पड़ते हुए चेहरे को देखता बेबसी से लब भीज कर रह गया था। वो काफी देर वहीं बैठी रही थी। अलमीरा ने खेल के दौरान गिरकर रोने वाले बच्चे को गोद में उठाकर बहलाया भी था, उसके साथ खेली भी थी। एक बुजुर्ग खातून की व्हीलचेयर घसीटते हुए उनसे मौसम की गुफ्तगू भी की थी। भूखे प्यासे शेरदिल को मौजूदगी की कतन नजरअंदाज करके वो शाम तक वहीं रुकी रही थी। बेचारा मजबूर शेरदिल लबों को सीकर वहीं बैठा रहा था। वो फिर से बेइज्जत नहीं होना चाहता था, ना खान से ना खानम से। खामोशी बेहतरीन थी। अलमीरा से मुलाकात के बाद वो अपने कुछ दोस्तों से मिला था। उसका इरादा था कि आज एबटाबाद में ही अपने आबाई घर में कायम करेगा। दादा की कैद से निकला था तो चंद दिन आज़ादी के गुजार कर ही वापस जाएगा। उसके इरादे की तकमील में रुकावट उन 2 पुलिस मोबाइल्स ने डाली थी जो अचानक पीछे से नमूदार हुई थी। मुसलसल सायरन बजाते हुए मोबाइल्स लैंड क्रूजर को रोकने का इशारा कर रही थी। उसके पीछे काले डाले में बैठे हुए गार्ड्स चौकन्ने हुए थे। वो गाड़ी रोकने का कह रहे हैं सर, ड्राइवर ने इत्तला दी थी। उसने आंखें सुकेड़ कर शीशे के पार नजर आते हुए पुलिस मोबाइल्स को देखा था। जिला की तमाम पुलिस किस के इशारे पर चलती थी। वो जानता था उसे रोका क्यों जा रहा था। उसका भी उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा था। चुपचाप चलते रहो, इतनी आसानी से उसके काबू में वो भी नहीं आएगा। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। पुलिस मोबाइल्स ने भी स्पीड पकड़ी थी। गार्ड्स ने अपनी बंदूकें संभाली थी। आगे एक यू टर्न आ रहा था। उसके कहने पर ड्राइवर ने जैसे ही यू टर्न लिया था तभी अचानक से एक पुलिस मोबाइल उनके सामने आ गई थी। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोका। गाड़ी टकराते टकराते बची थी। उसने नखवा से ड्राइवर को देखा था। अब मंजर कुछ यूं था कि आगे और पीछे से पुलिस उन्हें घेर चुकी थी। मोबाइल्स में से सिपाही उतरे। गार्ड्स को गाड़ी से उतारा गया था। एक सिपाही ने उसकी तरफ के शीशे पर दस्तक दी थी। उसने नाक सुखेड़ते हुए शीशा नीचे किया था। मलिक एहतशाम साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। किस खुशी में? वो चिढ़ गया था। एसएसपी खानजादा आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। ये कहते ही उसने ड्राइवर की सीट का दरवाजा खोला था और गिरेबान से पकड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला था। वो अपनी जगह तिलमिला रहा था और पुलिस एहलकार ड्राइविंग सीट पर संभाल चुका था। एसएसपी चालाक था। पुलिस मोबाइल में बुलवाने का मतलब कानून को हाथ में लेना था। वो बस पुलिस वालों को हाथ में लेकर उसी के लैंड क्रूजर में उसे थाने बुला रहा था। खुदा गारत करे इस एसएसपी को। झल्लाकर उसने ड्राइवर की सीट को पीछे से लात मारी थी। सिपाही ने कोई असर लिए बिना ही गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। पूरे प्रोटोकॉल के साथ आगे पीछे पुलिस मोबाइल्स के हमरा उसे थाने लाया गया था। हथकड़ी की कमी थी बस। थोड़ी देर में वो अमर के ऑफिस में उसके सामने बैठा था। लैपटॉप पर एक रिपोर्ट देखते हुए अमर ने निगाहें उठाकर उसे देखना भी गवारा नहीं किया था। मेरी बीवी से मिले थे तुम? करक आवाज की उसकी समाज से टकराई थी। तुम्हारी बीवी मुझसे मिलने आई थी, तब कर कहता वो अमर को आग लगा गया था। अमर ने झटके से लैपटॉप की लिड गिराई थी। इस बार जेल भिजवाने के बजाय मौत के घाट उतारूंगा तुम्हें, जानते हो ना? तना हुआ चेहरा, दांत पर जमे हुए दांत, भीजे हुए लब। एक बीवी तो संभाली नहीं जाती तुमसे। अंदर से भले डरा हुआ था वो, बाहर से वो शेर बना हुआ था। जानता था सामने बैठा आदमी अपनी बीवी के मामले में किसी का लिहाज नहीं करता था, फिर भी शेर के मुंह में दे रहा था हाथ। क्यों मिले थे? बहुत जब्त करके पूछा गया था। अपनी बीवी से पूछ लो, बेफिक्री से कहता वो कंधे उचका गया था। अमर ने बाएं आबरू उठाकर उसे देखा, फिर मेज की दराज खोली थी। उसे दराज खोलता हुआ देखकर कुर्सी से टेक लगा हुआ बैठा एहतशाम फौरन सीधा हुआ था। ब्लैकमेल कर रहा है कोई, उसे जान लेने की धमकियां दे रहा है, उसी का पूछने आई थी। उसने फौरन बात उगल दी थी। अमर ने दराज बंद कर दी। उसका वैसे भी मामला पिस्तौल तक ले जाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी हरकत है ये? दोनों हाथ बाहम मिलाकर बाजू मेज पर रखे हुए थे। तुम अपनी बीवी की जुबान मत बोलो। सुबह वो भी यही कह रही थी। कुछ नहीं किया मैंने। 2 हफ्ते पहले जेल से रिहा हुआ हूँ। पागल कुत्ते ने काटा है जो फिर से जेल जाने के बहाने ढूंढूंगा। आइंदा मेरी बीवी के करीब भी नहीं भटकोगे तुम। हाँ, ये इतना रौब उस पर जमाओ ना। तुम पर भरोसा होता तो मेरे पास क्यों आती? सर झटक कर कहता हुआ वो अपनी मौत को दावत दे चुका था। अमर ने इंटरकॉम उठाया था। एहतशाम ने थूक निकला था। उसने पुलिस एहलकार बुलाए थे। वो उसके पैर पड़ने को तैयार हुआ था। सिपाही उसे घसीट रहे थे और वो चीख रहा था। उसकी चीखें काफी देर तक थाने में गूंजती रही थी। मलिक एहतशाम एसएसपी खानजादा का मेहमान था। ऊपर से हुक्म आया था कि मेहमान नवाजी के बगैर जाने न दिया जाए।
सो जितने सिपाही हाथ लगे थे इंस्पेक्टर ने सबको काम पर लगा दिया था। अमर रात को तकरीबन 10 बजे घर आए थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके चाबी उंगलियों में घुमाते हुए अंदर की तरफ बढ़े। लॉन्च में बैठे हुए हाशिर पर उचटती हुई निगाह डालकर उन्होंने जीनों का रुख किया था। उनके कदम बढ़ते ही तारीख जीने रोशन होते जाते थे। सियाह बालों को माथे पर बिखेरते वो दो जीने फलांगते हुए ऊपर पहुंचे थे। कमरे का दरवाजा खोलने लगे थे कि जैन की आवाज पर रुकना पड़ा। खाना खाएंगे? वो किचन में खड़ा पूछ रहा था। अभी नहीं, उसने मना करके वो कमरे में आ गया था। आह, उनका कमरा जो अब मुकम्मल लगने लगा था। बेड के सराहने पर साइड टेबल्स पर चलती हुई सेंटेड कैंडल्स से उठती हुई लेवेंडर की खुशबू सारे कमरे में फैली हुई थी। कुछ कुशन्स बेड के आगे पीछे कालीन पर रखे थे। वो शायद थोड़ी देर पहले ही टीवी देख रही थी। कालीन पर चॉकलेट के रेपर्स गिरे हुए थे। आजकल जो किताब उसके ज़ेरे मुतला थी वो भी वहीं कुशन के ऊपर मौजूद थी। बेड की चादर शिकन आलूद, कुछ बेड पर कुछ बेड से लटकता हुआ लिहाफ, तकिए के पास रखा हुआ अलमीरा का दुपट्टा और नाजुक सा क्लेचर। बमबम मुस्कुराहट ने उनके लबों का अहाता किया था। उन्होंने घूमकर अलमीरा को ढूंढना चाहा था। शीशे के दरवाजे के पार वो बालकनी में खड़ी नजर आई थी। वो बाद में बात करने का इरादा करके कालीन पर रखे हुए कुशन उठाने लगे थे। कुशन समेटकर किताब शेल्फ पर रखी थी। चॉकलेट के रेपर्स डस्टबिन में डाले थे। बेड की चादर समेटी, लिहाफ दुरुस्त किया था। दुपट्टे के साथ रखा हुआ उसका क्लेचर उठाकर ड्रेसिंग रूम में आए थे। क्लेचर सिंगार मेज के दराज में डाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकले थे। क्रीम ट्राउजर पर नेवी गोल गले वाला स्वेटर पहन रखा था जो नीचे से मोड़ा हुआ था। बाजू कलाइयों से ऊपर कोहनियों से जरा सी ऊंची तक चढ़ाई हुई थी। नीम नम बालों में हाथ चलाते हुए वो कमरे में आए तो अलमीरा साइड टेबल के पास खड़े वो मोबाइल पर चार्जिंग पर लगा रही थी। बात करनी है तुमसे, उसके पीछे खड़े होकर नरमी से कहा गया था। मुझे कोई बात नहीं करनी, चार्जर सॉकेट में लगाते हुए तनक कर कहा गया था। वो अगर पहले नरमी से बात करने का इरादा रखते थे तो अब ये इरादा तर्क हो चुका था। क्यों? एहतशाम के साथ तुम्हारा मुलाकात का दौरानिया 15 मिनट है। मुझे 5 मिनट देना भी भारी है तुम पर। काटदार लेजा अंदर तक कट गई थी। वो खून जैसा लाल चेहरा लिए मुड़कर उन्हें देखा था। आप ज्यादती कर रहे हैं अमर खानान। उनके तल्ख अल्फाज, उनका काटदार लहजा उसे हमेशा कमजोर कर देता था। बस एक वही तो थे जो कुछ भी हो जाए उस पर गुस्सा नहीं करते थे, हमेशा प्यार से बात करते थे। अमर तल्ख होते थे तो अलमीरा को बहुत सारा रोना आता था। ज्यादती तो आप कर रही हैं मीरा खानम, जान सकता हूँ उससे क्यों मिली थी आप? उससे बिल्कुल 2 कदम के फासले पर खड़ी तीखी निगाहों से उसे देखते वो बरहम लहजे में पूछ रहे थे। उसकी आंखों में एकदम बहुत सारी खफगी उमड़ आई थी। लब भींच लिए थे। कोई जवाब नहीं दिया था। मीरा? उन्हें हर हाल में जवाब चाहिए था। मैं किसी से भी मिल सकती हूँ अमर खानजादा साहब, आप होते कौन है मुझसे बास परस करने वाले? उसके लहजे में भी बरहमी और अजनबियत उमड़ आई थी। नमली मीरा का सरदार, तुम्हारा सरपरस्त, तुम्हारा बड़ा कजन और तुम्हारा शोहर, और जिस किसी की आप बात कर रही हैं वो मलिक एहतशाम है। अलमीरा खानम, मेरा और आपका खानदानी दुश्मन। आप किसी से मिले, मुझे एतराज नहीं, बस वो किसी मलिक एहतशाम नहीं होना चाहिए। वो हर रिश्ता ताल्लुक जता गए थे। वो उससे बासपरस करने का, उस पर मर्जी आयद करने का हक रखते थे, ये भी बताएंगे। वो खफा निगाहों से उसे देखे गई थी। चेहरा मोड़ लिया था। अमर ने गहरी सांस लेकर सर झटका। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? चार्जिंग पर लगा है। सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ, 10 मैसेजेस किए हैं। शोहर गया भाड़ में। इंसानियत के नाते ही जवाब दे सकती थी ना। नहीं देना था मुझे जवाब। क्यों दूं जवाब? शेर दिल को मुसल्लत कर तो दिया था सर पर, फिर भी तसल्ली नहीं हुई थी। वो चढ़ दौड़ी थी। अमर ने बेबसी से लब भीजे थे। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम मीरा? हाँ, तो इस जिद से ही तंग आकर ढूंढ ली है ना आपने अपनी फरमाबरदार बीवी। मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म करके अब आप नाम के रिश्ते क्यों याद दिला रहे हैं? खुदा को मानो यार, ताल्लुक तुमने खत्म किया था। दूसरी शादी आपने की है, बरसों पहले तलाक का हक मुझे देकर। मेरे हर हक से दस्तबरदार हो चुके हैं आप, और जिद मैं कर रही हूँ खानान। आप छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरे हाल पर? मैं मरूं या जीऊं, जो भी करूं, आप मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद नहीं कर सकते। मुंतशर सांसें, बेतरतीब धड़कनें, गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा और आंखों में बरहमी, खफगी, शिकवा। तलाक का हक दिया है ना तुम्हें, खत्म कर दो ये नाम का रिश्ता। ना हक होगा ना जताऊंगा। वो इतनी आसानी से ये बात कह गए थे और वो उन्हें देख कर रह गई थी। बहुत कुछ हलक से नीचे धकेल कर नम सांस अंदर उतारी थी। आंखें छलकने को बेताब हुई तो लब भींच लिए। आप बहुत बुरे हैं। अल्लाह करे आपकी दूसरी बीवी आपसे ज्यादा बुरी हो जाए। अल्लाह करे वो आपकी नाक तोड़ दे, सर फाड़ दे आपका। और आपके बच्चे, वो बहुत जिद्दी निकले, रगड़ा लगा दे आपको। तोड़ तोड़ कर छोटी छोटी सांसें लेती हुई उन्हें दुआई देती वो अंदर से टूट फूट का शिकार थी।
अमर ने लबों पर डेरा डालती मुस्कुराहट छुपाने के लिए निचला लब दांतों में दबाया था। एक तो उस लड़की पर गुस्सा नहीं कर पाते थे वो, जरा सा कुछ कहते नहीं थे, उसकी आंखों में पानी आ जाता था, आवाज भीग जाती थी। अब रोते हुए को बंदा क्या ही डांटे, किसी और को डांट भी दे, मीरा को कैसे डांटे, वही जो उन्हें गंजा होने की, डांट टूटने की दुआएं दे रही थी। आपका सारा जोर बस मुझ पर चलता है, अपनी दूसरी बीवी को जाकर सुनाए ना, मार देगी वो आपको, कचूमर बना देगी आपका, वो शक्ल बिगाड़ देगी आपकी। ओह मीरा, वो उन्हें इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। पहली बीवी ने कुछ छोड़ा है जो दूसरी बीवी मजीद जख्मी करे? उसकी नम आंखों में झांकते हुए सुकून से पूछा गया था। उनकी नजरों से झलकता हुआ इत्मीनान और शरारत अलमीरा को अंदर तक सुलगा गया था। बाहर में जाएं आप, डुबडुबाई आंखों से उन्हें देखकर गुर्राई थी। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आइंदा एहतशाम मुझे तुम्हारे आसपास नजर न आए। यकीन करो मीरा, किसी का लिहाज के बिना उसी वक्त तुम्हें घर ले आऊंगा। धमका रहे हैं? नहीं जानान, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। उसे अपनी जगह पत्थर का करके वो जा चुके थे। हैरत बेयकीनी से बंद दरवाजे को तकती रही थी वो। आंखों में तैरता हुआ पानी फौरन से खुश्क हो गया था। वो क्या कहकर गए थे? जमाने भर की नरमी लहजे में घोलकर, सारी कायनात की मोहब्बत आंखों में समोकर क्या कहा था उसे? जानान। ये लफ्ज उनके मुंह से पहली बार नहीं सुन रही थी। अमर अमर खानान उस रात आए थे, वो ख्वाब नहीं था। और ये कौन सा तरीका था? ऐसे इस तरह कौन कहकर जाता है? उसके गाल गुस्से से लाल हो रहे थे ये अमर के प्यार से समझाने पर। लेकिन अमर उस रात आए कैसे? और बानो, उसकी हिम्मत कैसे हुई थी झूठ बोलने की? जानान। वह तेजी से मुड़ी थी, लपक कर चार्जिंग पर लगा हुआ अपना मोबाइल चार्जिंग से हटाया था। बानो का नंबर मिलाते हुए उसके गाल देख रहे थे। अमर खानान उस रात आए थे? जानान, मैं मर जाऊंगी। कहा था ना तुम्हें खराश नहीं आने दूंगा, जान कैसे जाने दे सकता हूँ? वह सरगोशी, मध्यम से सरगोशी, रगों में उतरता हुआ सुकून, बंद होती हुई आंखें, मोबाइल कान से लगाकर खड़ी हुई अलमीरा ने देखता हुआ हाथ तपते हुए गाल पर रखा था। यह खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली थी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमान अख्तर की बेटी लिली जमान की शादी एबटाबाद के एसएसपी अमर खानजादा से तय हुई थी। बहुत से लोगों ने उनकी मंगनी की तकरीब शिरकत की थी। ऐन मौके पर तकरीब में सहाफियों को निकाल दिया गया था, मगर तकरीब हुई थी, ये बात यकीनी थी। सोफे पर बैठी हुई हिना माँ को अमर की मंगनी की खबर सुना रही थी और किचन में काम करती हुई अलमीरा के हाथ से ग्लास छूट कर गिरा था। फटी फटी निगाहों से कांच की किरचियों को देखती वो उन किरचियों से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। एक लम्हे में सारी दुनिया उससे छीन ली गई थी। दिल में दर्द की टीसें उठी थी, लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए गए थे। वो कमरे की तरफ भागी थी। कमरे के दरवाजे से लगकर बैठती हुई वो बिलक गई थी। खानान प्लीज, ये मत करें, खानान प्लीज। उसके मुंह से सिसकी निकली थी, जब टूटा था। आंखों से आंसू पलकों के बार तोड़ते हुए रुखसारों पर बहते गए थे। आपको क्यों लगा वो सारी जिंदगी आपका इंतजार करेंगे? आप तो खुद इजाजत देकर आई थी उन्हें। बहुत तल्ख लहजा था बानो का। वो नम आंखों से उसे फर्श को घूरती रही थी। बानो, तुम्हें नहीं लगा? तुम कहती थी ना खानान मुझसे नहीं कहते, मगर मगर वो मुझे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। उसकी आवाज कांप गई थी। आप उन्हें धुतकार कर आई थी बीबी जी, आपने ही उनकी चाहत को अपने कदमों तले रौंदा था। वो खाली खाली नजरों से बानो को देखती रही थी। ठीक ही तो कह रही थी वो। उसने सब दरवाजे अपने मुंह पर खुद ही बंद किए थे। फिर अब जब अपने किए का भुगतना पड़ रहा था, तो दिल इतना खाली क्यों हो गया था? तकलीफ इतनी क्यों बढ़ रही थी कि सांस लेना मुहाल था? मैं मर जाऊंगी बानो। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती अमर खानान के साथ मीरा के अलावा कोई और हो। हमारे दरमियान कभी कोई तीसरा नहीं आया। अब क्यों बानो, अब क्यों? बड़बड़ाती रही थी कि मर जाएगी। गुजरा नहीं मरी। बुखार में तड़पती रही थी, मगर वह जिंदा रही थी। बुखार नहीं उतरता साहब जी, बहुत तकलीफ में है। रात का जाने कौन सा पहर था जब गुनूदगी में हालत में उसने बानो की आवाज सुनी थी। वो शायद किसी से बात कर रही थी, साथ ही ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रख रही थी। कहती है मर जाऊंगी, आप क्यों मरने दे रहे हैं बीबी जी को? उसके बाद उसने बानो की आवाज नहीं सुनी थी। खामोशी ही खामोशी थी। कुछ देर के वक्फे से उसने अपना हाथ किसी के नरम गिरफ्त में महसूस किया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही थी। मीरा, भारी पुरसकून आवाज, लहजा धीमा और मोहब्बत भरा। लेकिन पानी का चमकता हुआ कतरा बंद आंखों से फिसला था। उस कतरे की नमी वो अपने रुखसार पर महसूस नहीं कर पाई थी। किसी की उंगलियों ने उसके गाल को छुआ था। कतरा चुन लिया गया था। मीरा,
क्यों खुद को हल्कान करती हो? तुम्हें रहम नहीं आता मुझ पर? अमर के क्लोन की खुशबू उसे अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हुई थी। तमाम तर हिम्मत मुस्तमा करके पलकों का पर्दा उठाया था। वो पास ही बैठे थे, नरमी से उसे देख रहे थे। खानान, आवाज भर रही थी। जानान, उमर ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला था। मैं मर जाऊंगी, कहा था तुम्हें खराश नहीं आने दूंगा। जान से कैसे जाने दे सकता हूँ? फिर वो खबर, मेरा खानम, मत थकाएं खुद को। जो आपका है बस आपका है, क्यों इतना परेशान होती हैं? और आप, सबसे ज्यादा मैं, सारा का सारा, बस तुम्हारा। इतना यकीन था उनके लहजे में कि अलमीरा को ख्वाब का गुमान हुआ था। बायां हाथ बढ़ाकर उनके बाजू को दबोचा था। मैं ख्वाब देख रही हूँ। लहजे में बेयकीनी सी थी। वो हल्का सा मुस्कुराए थे, जरा सा उस पर झुके थे। कैसे यकीन दिलाऊं हकीकत है? आंखों में शायद लिए सवाल किया था। फिर से कहें, क्या? जानान, वो हंस दिए और रुखसार पर गाढ़ा नमूदार हुआ था। वो अभी तक बेयकीनी की सी कैफियत में उन्हें देख रही थी। उमर ने ठहर कर उसे देखा था, फिर उसके कान के पास झुके। मिस्ड यू जानान। मध्यम से सरगोशी उसके लिए शिफा साबित हुई थी। उन्होंने धीरे से अपने नाक से उसके नाक को मिस किया था। वो कान की लो तक सुर्ख पड़ी थी। चेहरा तप उठा था। दिल मामूल से हटकर बहुत जोर से धड़का था। वो निगाहों में दिलचस्पी लिए उसे देखे गए थे। फिर जाने कैसे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। सोना मत, बात करनी है। उसके इरादे देखकर वो कह बैठे। उसने सर को हरकत देकर खुद को होश में लाना चाहा था। माथे पर बल डाले थे। अमर के धुंधले होते हुए चेहरे को देखा था। लबों को चंबिस थी मगर आवाज नहीं निकली थी। अमर के बाजू पर टिका हाथ पहलू में आन गिरा था। आंखें बंद हो गई थी और खुली तो बानो उसके सर पर पानी की पट्टी रख रही थी। वो एकदम तेजी से उठ बैठी थी। मतलासी निगाहों से इर्द गिर्द देखा था। वो कहीं नहीं थे। खानान आए थे। दिल जोर से धड़का। अब क्यों आएंगे वो? बानो के लहजे में वही तलखी थी। वो बेयकीनी की कैफियत में उसे देखे गई। वो नहीं आए? आप यही हुक्म सादिर करके आई थी ना? ख्वाब इतने हकीकी तो नहीं होते बानो। साहब जी का यहाँ आना तो ख्वाब ही लगता है अलमीरा बीबी। वो कहकर जा चुकी थी और अलमीरा के दिल में रही सही उम्मीद भी जाती रही थी। यानी अब उनसे मुलाकात बस ख्वाबों में होगी। यानी अब वो बस ख्वाबों में अपने लगेंगे। जानान, आह अमर आह, क्या वो कभी हकीकत में भी इतने ही मोहब्बत से उसे इस तरह मुखातिब करेंगे? इस सब के बाद क्या ये मुमकिन था? कभी तो ये मुमकिन था और ये हो गया था। वो अभी उससे कह गए थे। बेतरतीब धड़कनों को संभालती हुई वो बानो को कॉल उठाने की दुआ कर रही थी। बानो ने कॉल उठा ली थी। वो सलाम सुनते ही उस पर बरस पड़ी थी। खानान उस रात घर आए थे? गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा, दो टोक अंदाज। कौन सी रात? कब? क्या हुआ है बीबी जी? जब उन्होंने मंगनी की थी, मैं बुखार में थी। एक दिन मैंने पूछा था तुमसे कि रात को खानान आए थे। तब तब बानो वो आए थे। एक ही सांस में वो उसे सारी बातें याद दिला रही थी और सवाल दोहरा रही थी। दूसरी तरफ बानो खामोश रही थी। बानो, वो तिलमिलाई थी। वो आप नीम बेहोशी की हालत में उन्हें बुला रही थी तो मैंने उन्हें कॉल की थी। तोड़ तोड़ कर कहा गया था। मोबाइल कान से लगाए वो सदमे की कैफियत में दीवार को घूरती रही थी। मैं तो होश में ढंग से काम नहीं करती। तुमने मेरी बकवास को संजीदा लेना कब से शुरू कर दिया? वो चीख ही तो उठी थी। वो फिक्रमंद थे। हाँ तो तुमने मेरी खबर दी होगी तभी फिक्रमंद हुए होंगे। कब से जासूसी कर रही हो मेरी? बस उस दिन मजबूरी में कॉल की थी उन्हें। सच में बीबी जी, आपका बुखार भी तो नहीं टूट रहा था। मैं मर भी जाती तो तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना था। उन्हें मेरे कमरे में कोई देख लेता तो क्या क़यामत आती, कोई अंदाजा है? उसे बानो पर गुस्सा था, बेतहाशा गुस्सा। उसके लिए अमर से दूर होना बहुत मुश्किल था। उन्हें भूलने के लिए कितनी मेहनत करती थी वो। अमर के लिए उनके दरमियान आए फासले मिटाना इतना आसान था, इतना कि फिक्रमंद हुए तो चले आए। क्यों? वो बात क्यों नहीं मानते थे उसकी? कहा था मैंने, कह रहे थे शोहर हूँ, किसी को क्या ही मसला हो सकता है। वाह, हक कैसे जमाते हैं। तब गई, क्या खुद बताया है कि आया था मैं? बानो के सवाल पर एक लम्हे के लिए उसे चुप लग गई थी। बिल्कुल चुप। अगले लम्हे ढेर सारी शर्मिंदगी ने आन घेरा था उसे। बानो, क्या सोचते होंगे वो? उनसे नफरत के दावे करने वाली उनकी मंगनी की खबर सुनकर एक हफ्ता बुखार में मुब्तला थी और उनसे कुछ दोहराने का भी तो कहा था। खजानात से लाल चेहरा लिया वो आंखें मीच गई थी। झल्ला कर अपने सर पर हाथ मारा था। वाकई क्या सोचते होंगे? मजे की बात उनके जाते ही बुखार भी टूट गया था आपका। बानो महसूस हंसी। मर जाओ तुम, दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी। बानो की दिखाई गई हकीकत उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। खटाक से फोन बंद करके वो कई पल लब दांतों से काटती हुई यूं ही खड़ी रही थी।
उनसे हुई सारी तकरार को भुलाए वो बस उसके एक लफ्ज पर अटक गई थी। जहन में बार बार वही मंजर उभर रहा था। समाज पर बस उसी एक लफ्ज की तकरार चल रही थी। दुनिया जहाँ की गालियां सुनने वाली अलमीरा को कोई भी इतने प्यार से अपना सब कहता, वो उसी तरह बेयकीन होती थी। घबराती, झिझक का शिकार होती, बड़ा कुड़ती, गुस्सा करती, फिर जब्त खोकर वो औंधे मुंह बेड पर गिरी थी। आदतन तकिया में मुंह देकर वो चीखी थी, वाइल्ड सी, शर्मिंदा सी चीख। अस्पताल की वीरान राहदारी मुलाकात का वक्त खत्म हो जाने का पैगाम दे रही थी। मरीजों से आई मिलने अजीज व कारिब लौट चुके थे। नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स अपने ऑफिस में थे। सारे दिन की भागदौड़ के बाद हर शख्स थक गया था। हर शय को सुकून की तलाश थी। 2 घंटे की सर्जरी के बाद वो ऑपरेशन थिएटर से निकला तो जिस्म की हर हड्डी टूटती हुई महसूस हो रही थी। अंग अंग दुख रहा था। गर्दन पर हाथ रखे गर्दन को दाएं बाएं हिलाते हुए वो कराह उठा था। सर्जरी उसके सीनियर प्रोफेसर्स ने की थी। वो बस उनका साथ दे रहा था, लेकिन ये साथ देना भी बहुत मुश्किल काम था। इंसान का शौक और पैसा जब एक ना हो तो इंसान वक्त से पहले थक जाता है, गिरने लगता है। शौक और पेशे को साथ बरकरार रखना जान जोखिम का काम होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता। खिजर भी नहीं कर पाता था। जब शौक को लात मारकर मुकम्मल तौर पर पेशे की तरफ मुतवज्जा हुआ था, वो भरी जवानी में 2 बाल सफेद हो गए थे। वो थक जाता था, डर जाता था, गिरने लगता था। हवाई चप्पल को घसीटता, सड़प सड़प की आवाजें निकालता, वो सर झुकाए किसी हारे हुए जुआरे की मानी राहदारी में चल रहा था। ऐसा नहीं था कि सर्जरी कामयाब नहीं हुई थी। सर्जरी बहुत अच्छी गई थी, मगर फिर भी कुछ था जो उसे बेचैन किए हुए था। कुछ था जो अंदर ही अंदर उसे निचोड़ रहा था। पाँव के अंगूठे से रफ्ता रफ्ता रूह खींच रहा था। जान निकलती महसूस हो रही थी। वो मजीद नहीं चल पाया। वहां रखी हुई कुर्सी पर ढह गया था। सर कुर्सी के हत्थे पर टिका दिया था। बाल माथे पे बिखर गए थे। गर्दन में पड़ा हुआ स्टेथोस्कोप उतारकर गोद में रखा था। थकन से चूर होता बदन बस नींद मांग रहा था, लेकिन वो सोना नहीं, रोना चाहता था। हाँ, बहुत सारा रोना था उसे। उसे अपने और अरीना के लिए रोना था। दिन की रोशनी में चीखता चिल्लाता, इधर उधर भागता खिजर रात के अंधेरे में अस्पताल की वीरान राहदारी में रखी हुई कुर्सी पर नीम दराज बेआवाज रो रहा था। उसकी आंखों से निकलते आंसू कनपट्टी के बालों में जज्ब हो रहे थे। दिल जैसे कोई मुट्ठी में पकड़कर निचोड़ रहा था। चेहरा जब्त के मारे लाल हो रहा था। होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए वो सिसकियों के दबा रहा था। खिजर बेटे, कोई एक अनजान इंसान से इतनी मोहब्बत भरे लहजे में कैसे बात कर सकता था? किसी के लहजे में एक बिगड़े हुए बच्चे के लिए इतनी नरमी क्यों कर हो सकती थी? वो तड़प कर उठ बैठा था। वो कोई किसी नहीं थी, वो अदीना थी। उसकी मोहसिन, उसकी हमदर्द। आंखों से आंसू गर्म सियाल की तरह गालों पर गिरते हुए दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की थी। दोनों हाथों से अपनी आंखों को रगड़ा था। गला खंगारते हुए कोट की जेब से मोबाइल निकाला था। उसके कॉन्टेक्ट्स में पसंदीदा लोगों में अदीना का नंबर महफूज था। उसने उनकी चैट खोली। खाना वक्त पर खाते हो खिजर? ख्याल रखा करो खिजर अपना। किसी चीज की जरूरत हो तो अमर से कह देना। नींद पूरी कर रहे हो तुम? किसी दिन मैं अचानक आ जाऊंगी, और अगर तुम थके थके मिले तो कान से पकड़ कर घर ले जाऊंगी, समझे? वो समझ गया। अमर खानजादा, अलमीरा सुल्तान, शेरदिल और फिर खिजर, जाने कितनों की जिंदगियों का चिराग थी वो। जाने कितने जुगनू उन्हीं के दम से टिमटिमाते थे। फिर क्यों ये दिया बुझने लगा था? क्यों मौत नामी तूफान का सारा रुख उस दिए की तरफ मोड़ दिया गया था? ये चिराग बुझा तो खिजर सांस कैसे लेगा? जैसे अब दिल में उड़ती हुई टीसों को नजरअंदाज करता खामोश आंसू बह रहा था। क्या सारी जिंदगी यूं ही घुट घुट कर रोएगा? एक वही तो थी जो उसे रोने देती थी। आप ही के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहता था, माँ मर्द बनने का कहती थी। वही तो थी जिनके सामने वो किसी बच्चे की तरह बिगड़ता तो वो समेट लेती थी। रो लो खिस्र, सफर में थकन हो जाए तो अपने हर दुख पर रोकर दिल हल्का कर लेना चाहिए। भारी दिलों के साथ सफर मुश्किल तरीन हो जाते हैं। वो रो रहा था, उन्हें पैगाम लिखते हुए, बार बार सफेद कोट के बाजू से अपनी आंखों को रगड़ता हुआ, सर को दाएं बाएं हिलाकर धुंधले होते हुए मंजर को साफ करने की कोशिश करता। उसने पैगाम लिखा था और भेज दिया। अपना ख्याल रखिएगा अदीना। बस इतना काफी था। बाकी सब बातें वो उनसे तब करेगा जब वो बिल्कुल ठीक होंगी। वो उनका हाथ थामकर उनका शुक्रिया अदा करेगा। कहेगा कि अपने लिए, खिजर के लिए लड़ने का बहुत शुक्रिया। वो उन्हें ताकीद करेगा कि वो रोज सेब खाएं ताकि खिजर और अस्पताल से दूर रहें। हाँ, वो ऐसे ही करेगा। वीरान राहदारी में ट्रॉली के चलते हुए पहियों की आवाज सुनाई दी थी। उसने जल्दी से अपनी नम आंखें रगड़ी, सर झुकाए अपने गालों से आंसू के निशानात मिटाए थे। कोई ट्रॉली घसीटता उसके बिल्कुल पास से गुजरा। उसके जाने के बाद खिजर ने सुर्ख आंखें लिए गर्दन तिरछी करके उसे देखा था।
सिया पैंट शर्ट में मलबूस वो मर्द ट्रॉली घसीटता एक कमरे में दाखिल हुआ था। खिजर की पेशानी सिकन आलूद हुई थी। वो दवाइयों वाली ट्रॉली घसीट रहा था, मगर लिबास अस्पताल के नर्स वाला था, न डॉक्टर वाला। इससे पहले खिजर उसे रोकता वो कमरे में जा चुका था। दरवाजा बंद हो गया। खिजर चंद पल पल के झपकता हुआ वहीं बैठा रहा था, फिर उठ खड़ा हुआ। बिना चाप के कदम उठाता हुआ वो लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ा हुआ। कमरा नंबर 208। बगैर आवाज के उसने लबों को जम्बिस देकर कमरा नंबर दोहराया था, फिर सांस रोक के आगे हुआ था। बाएं हाथ से आंखों के ऊपर छज्जा बनाकर उसने दरवाजे में लगे हुए छोटे से शीशे की मदद से कमरे के अंदर झांकना चाहा था। उसे किसी के पांव नजर आए थे, किसी खातून के पांव। वो बेड पर लेटी थी। वो खातून को नहीं देख पाया जो शख्स थोड़ी देर पहले अंदर गया था। वही शख्स उस खातून पर झुका हुआ था। खिजर की नजरें उस शख्स के हाथ पर टिकी हुई थी। वो उसी तरह खातून पर झुका हुआ हाथ पीछे किए ट्रॉली से स्केलपल उठा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ से फैलकर मजीद बड़ी हुई थी। वो सांस तक रोक चुका था। खामोशी इतनी बढ़ गई थी कि उसे अपनी धड़कनों का शोर सुनाई दिया था। उसने सारी हिम्मत मुस्तमक करके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। उसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो चीख उठा था, हलक के बल जोर से। उसके साथ वो नर्स भी चीखी थी। दोनों की चीखें दोनों के होश में आने पर रुकी थी। दोनों ने ठहर कर एक दूसरे को देखा और यूं लगा जैसे रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। दिल पर हाथ रखे हुए वो लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपनी धड़कनों को मामूल पर ला रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नर्स दबा दबा गुर्र रही थी। खिजर की चीखने ने उसे मौत की हद तक डरा दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे पीछे से कौन जाहिल हाथ रखता है? उसका सारा नजला उस नर्स पर गिरा। हाँ तो आप कमरे में क्यों झांक रहे थे? क्या देख रहे थे? नर्स की बात पर वो चौंक कर मुड़ा था। कमरे के दरवाजे पर लगे हुए शीशे से अंदर झांका। वहां अब कोई नहीं था। बेड पर लेटी हुई खातून गहरी नींद में थी। वो झट दरवाजा का हैंडल घुमाकर अंदर आया था। कमरा खाली था। किरण हन्नान कोमा में है, अंदर आती नर्स ने खातून की तरफ देखते हुए बताया था। वो आंखों में उलझन लिए कमरे को देखता रहा था। उसने खुद अपनी दो गुनहगार आंखों से उस शख्स को यहीं खड़ा देखा था। अचानक उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। इतने छोटे से कमरे में छुपने की कोई जगह ना थी। दरवाजे के अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता ना था। दोनों हाथ कोल्हों पर रखे हुए उसने बेड पर लेटी हुई खातून को देखा था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। धड़कनें नॉर्मल थी, सांस जारी थी। वो चंद पल पल के चिपकता हुआ वहीं खड़ा रहा था, फिर मुड़ गया। उसके बाहर आते ही नर्स भी उसके पीछे आ गई थी। आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो? नर्स ने उसके कफन जैसे सफेद चेहरे पर चोट की थी। मुझे लगता है मैंने भूत ही देख लिया है, लेकिन इस अस्पताल में तो एक ही भूत है, उसका नाम खिजर है। हाँ, और तुम भूतनी चुड़ैल, बंदा देख कर ही दिल थाम ले। वो चिढ़ गया था। वो राहदारी में चलते हुए कमरे से बहुत दूर जा रहे थे। उनकी आवाजें मध्यम होती सरगोशियों में बदल रही थी। राहदारी के आखिरी सिरे पर कमरा नंबर 208 में मौन जैसी खामोशी थी। कमरे में अब भी सिर्फ किरण ही थी, लेकिन खिजर भूल गया था। खिजर ट्रॉली भी भूल गया था। मेज के बराबर में रखी ट्रॉली से स्केलपेल गायब था। अलमीरा से तकरार के बाद वो जैन के पास चला गया था। थोड़ी देर उसके पास बैठा, फिर जैन ने खाना लगाया। अलमीरा ने मना कर दिया था, उसने भी इसरार नहीं किया था। खाने के बाद उसने अपने लिए चाय बनाई थी। चाय लेकर नीचे लॉन में चला आया था। अली यार से केस की सारी तफसील सुनकर काफी देर बाद वो जब ऊपर कमरे में आया था तो अलमीरा सो चुकी थी। तकिए पर सर रखे, कुशन को खुद में दबोचे, लिहाफ ओढ़े वो बाएं करवट लेटी हुई थी। वो दरवाजा बंद करके सुसरबी से चलता हुआ उसके पास आया था। बेड से नीचे गिरता हुआ लिहाफ दुरुस्त किया था। ठहर कर उसे देखा था। निगाह उसके चेहरे से फिसलती हुई उसके जख्मी होंठ पर टिकी थी। जख्म बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ वो ठीक होता था, यहाँ मोहतरमा फिर उसे जख्मी करके खड़ी होती थी। खुदा जाने ये आदत कब लगी थी। उसे नहीं याद था उसने कभी अलमीरा को इन छोटे छोटे जख्मों के बगैर बिल्कुल ठीक ठाक देखा हो। वो बचपन से ऐसी थी। एक दिन शेर दिल ने चम्मच उठाकर फेंका था। अलमीरा पकड़ नहीं पाई थी और चम्मच पेशानी पर लगा था। वहीं खड़े खड़े पेशानी से खून रिसना शुरू हो गया था, जबकि चम्मच को इतनी जोर से नहीं लगा था। वो किसी काम में हाथ डाले और खुद को जख्मी ना करे, मुमकिन ही नहीं। किचन में पानी पीने जाती थी, वापसी में खून में रंगा हुआ हाथ लाती थी। खेलते हुए गिर जाती थी और अगले 4 दिन उठ नहीं पाती थी। ऐसी थी उसकी मीरा। रात को कई बार किचन में बर्फ चबाते हुए पकड़ी गई थी। तुम आयरन डेफिशिएंसी की मरीजा? किचन के फर्श पर आलती पालती मारकर बैठी वो बर्फ खा रही थी। पानी लेने आया हुआ अमर उसे देखकर सदमे से चिल्ला ही उठा था। खाएंगे? बर्फ की एक क्यूब उसकी तरफ बढ़ाई थी। अमर का दिल किया था वो यही क्यूब उसके सर पर दे मारे। उसने मारी भी थी, उसका सर भी फट गया था, खून भी निकला था। उसी के बाजू से लगकर अच्छा खासा रोई भी थी वो। गंदे खानान की रट भी लगाई थी। वो सोरी सोरी करता रहा था। बाद में उसे दिल और सितारों वाला बर्फ का साजा पिला कर दिया था,
तब से वो दिल और सितारे वाले बर्फ खाती हुई नजर आती थी। उसकी आयरन डेफिशिएंसी की मरीजा से भूख बर्दाश्त होती थी, न ज्यादा चला जाता था। देखने में कमजोर नहीं लगती थी, मगर पकड़ कर घुमाओ तो उसकी सारी की सारी दुनिया ही घूम जाती थी। अमर ने ये तजुर्बा भी कर रखा था। मुझे क्या पता था मैं इसे घुमाऊंगा ये घूम जाएगी। वो घूमी थी, लड़खड़ाई थी। अमर के संभालने से पहले ही समी बोस हो गई थी। वो आगाजान की अदालत में खड़ा अपनी सफाइयां दे रहा था। तुम आइंदा इससे दूर रहोगे, 10 फीट दूर अमर। उसने भी अहद कर लिया था वो 10 फीट दूर ही रहेगा। 4 दिनों बाद वो उससे 10 फीट दूर खड़ा था। वो भागती हुई उसके पास आ रही थी। वो उससे 10 फीट का फासला कायम रख रहा था और फिर उसकी मरीजा गिर गई थी। उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर को दिखाएं इसे, इलाज की जरूरत है इसे, ये उम्र है कोई बीपी लो होने की। वो फिर से अदालत में खड़ा था। वो बुला रही थी तो तुम रुके क्यों नहीं? आगाजान ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। वो अपना सर पीट कर रह गया था। अलमीरा ने उसे नहीं बुलाया था, वो फिर भी रुका था, मगर वो नहीं आई थी। वो उसे देखती रही थी, वो उसके पास नहीं आई थी। अमर के पास बस वही आती थी, फिर उसने भी आना छोड़ दिया था। एक वही तो सुनती थी, समझती थी, उससे ही दिल की बातें करता था। फिर वो भी मुंह फेर गई। सबके बाद मीरा ने भी उसके हाथ झटक दिए थे। बेड के बाएं तरफ दीवार से टेक लगाए, गर्दन गिराए अलमीरा को देखता हुआ वो जाने कितनी देर मजीद वहां खड़ा रहता, अगर उसके बराबर में रखे हुए मोबाइल की स्क्रीन रोशन न होती। मोबाइल थरथराया था, वो नींद में हल्का सा कसमसाई थी। अमर झट मोबाइल उठाने के लिए आगे हुआ। वो झुका था और अलमीरा ने आंखें खोल दी थी। क्या कर रहे हो? नींद से बोझल आंखें सिकुड़ गईं। तकिया उठा रहा हूँ, सो जाओ तुम। गैर महसूस तरीके से उसके मोबाइल पर अपना हाथ रखा था। अलमीरा ने रुककर खुद पर झुके हुए अमर को देखा था, फिर अपने बाएं तरफ नजरें दौड़ाई थी। वहां कोई तकिया नहीं था। अमर ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा था। गलती का एहसास होते ही फौरन सीधा हुआ था। मोबाइल वाला हाथ पीछे कर लिया। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठा दीजिएगा, करवट बदल कर कहते हुए वो आंखें मूंद चुकी थी। अमर ने सुकून का सांस खारिज किया था। उसके सोने की तसल्ली करके वो मुड़ गया। नाक की सीध में चलता गया था, ग्लास डोर ढकेलता और बालकनी में आ गया। एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी पर टांग रखे हाथ में पकड़ा अलमीरा का मोबाइल ऑन किया था। उसे पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी। उसने बस नोटिफिकेशंस में जगमगाते हुए पैगाम को पढ़ा था। हैविंग फन ब्लडी मर्डर। तारीख साया सा अमर के चेहरे से गुजरा था। मजीद कोई नोटिफिकेशन देखे बिना ही उसने लब भीजते हुए अपने मोबाइल में वो नंबर दर्ज किया था और अलमीरा का मोबाइल मेज पर रख दिया था। अली यार को नंबर भेजा, ट्रेस करने का कहा और मोबाइल पटक दिया। जिंदगी में एक चीज उसने सबसे ज्यादा चाही थी, अलमीरा का एतमाद। वो उस पर इतना यकीन तो करे कि अगर कोई धमका रहा हो तो वो उसके पास आए। इतना तो एतमाद हो कि जब गिरने लगे तो भले ही खुद उठ सकती हो, मगर फिर भी उसकी तलाश में निगाहें दौड़ाए। जब वो सब संभालने के लिए मौजूद था तो वो क्यों खुद को थका रही थी? और कहीं ना कहीं उस क्यों का जवाब भी था उसके पास। जरा सा शुबा, थोड़ा सा शक, हल्का सा वहम था उसके दिल में। अगर ये वहम कभी हकीकत का रूप धार कर उसके सामने आया तो वो शूट कर देगा। किसको? उनके दरमियान में आते हुए तीसरे को। थोड़ी देर बाद अली यार का मैसेज आया था। उस नंबर की सारी तफसील उसके सामने थी। तफसील पढ़कर वो झटके से उठ गया था। जब्त से पेशानी की रगें उभरी, जबड़े तन गए थे, चेहरा लम्हे में सुर्ख पड़ा था, आंखें मुश्तिल हुई थी। कमरे में आकर तेज तेज कदम उठाता वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। हैंगर में लटकी हुई अपनी स्याह जैकेट उतारी थी। दराज खोलकर अपनी पिस्तौल निकाली, मैगजीन निकालकर चेक की थी। 2 गोलियां जो कम थी वो भी डाली। गाड़ी की चाबी झपटी और पिस्तौल जैकेट की जेब में उड़सता हुआ बाहर निकल गया था। अपने पीछे कमरे का दरवाजा बंद करते हुए वो आग हो रहा था, ऐसी आग जो जलाकर राख कर देने वाली थी। 3-3 सीने फलांगता हुआ वो तूफान बन रहा था, ऐसा तूफान जो सब उखाड़ कर ले जाएगा। वो शूट करने जा रहा था उनके दरमियान आते उस तीसरे को। नीम का दरख्त पूरे कद के साथ तनकर खड़ा था। हवा में बढ़ती खनकी पत्तों को कमजोर कर रही थी। सर्द हवा के झोंके से कमजोर से होकर झड़ते हुए सफेद फूल रात की तारीकी में कहीं गुम हो रहे थे। ओस के कतरों में भीगता हुआ दरख्त खामोश था, बिल्कुल खामोश। अतराफ में बुलंदो बाला 4 दीवारी थी। दीवार पर बड़े बड़े पत्थर लगे थे। पत्थरों के साथ छोटे छोटे फवारे भी थे, जिनसे गिरता पानी बरकी कुमकुमों की सफेद रोशनी में चमक रहा था। पानी का शोर दिल पर ठंडी फवार की तरह महसूस हो रहा था। दूर तक सब्जा फैला था। इस सब्जे पर कदम जमाने के लिए लॉन के शुरू से आखिर तक एक एक कदम के फासले पर बड़े बड़े पत्थर नुमा टाइल्स लगे थे। उन पर पैर रखते जाओ तो लॉन के बिल्कुल आखिर में किनारे पर बने हुए उस छोटी सी जगह पर पहुंचोगे, जहाँ पर तेज लकड़ियां छोटा सा लिविंग रूम बना रही थी। लॉन का ये सारा हिस्सा रोशनी में नहाया हुआ था। ऊपर लकड़ी की ही छत थी, जो कुछ इस तरह से थी। थोड़ा सा अंधेरा लकड़ियों से झांक रहा था। दाएं बाएं और सामने सफेद रंग के सोफे रखे थे। सोफों के बिल्कुल सामने एक झूला लगा था।
लकड़ी का झूला जिसके जंजीरों पर सबसे पहले लगी थी। पीछे कुशन पड़े थे, वो उसी झूले पर बैठी थी। एक कुशन पीछे रखे, दूसरा गोद में रखे, वो आहिस्ता आहिस्ता झूला झूल रही थी। उसके लेयर्स में कटे हुए सिया रेशमी बाल कमर पर बिखरे हुए थे। बालों की चंडलटें चेहरे पर झूल रही थी। गोद में रखे हुए कुशन पर आईपैड रखा हुआ था जिस पर वो इंस्टाग्राम खोले बैठी थी। खूबसूरती से तराशे गए नाखूनों वाली उंगलियां कुशन की नरमी को महसूस कर रही थी। नाखूनों पर गहरे सुर्ख रंग का नेल पेंट लगा रखा था। उसी गहरे सुर्ख रंग की ही ढीली सी शर्ट पहन रखी थी उसने। लूज ट्राउजर सफेद रंग का था। लॉन में छाई हुई खामोशी में उसकी गुनगुनाहट अतराफ में एक सांस की मानिंद महसूस हो रही थी। फव्वारों से गिरते हुए पानी का शोर और उसकी गुनगुनाहट, वो कोई मखसूस गजल थी ना गाना, वो बस एक मध्यम सा साज था जो पानी के शोर में दबता जा रहा था। वो मगन थी ये आने वाला बहुत मोहतात कि उसे मालूम ही नहीं हुआ कब वो उसके ऐन पीछे आन खड़ा हुआ था। उसने पिस्तौल के लोड होने की आवाज सुनी थी। गुनगुनाहट थम गई थी। गर्दन यकलखती सीधी हुई थी। निगाहें आईपैड से हटकर सामने मौजूद खाली सोफे पर टिकी थी। पिस्तौल की नाल उसे अपने सर के पिछले हिस्से पर महसूस हुई थी। झूले की हरकत रुक गई। फव्वारे से गिरता हुआ पानी साकित हुआ। खनक हवा का झोंका अपने संग उसके पीछे खड़े हुए शख्स को किलोन की खुशबू लाया था। सुर्ख लिपस्टिक में सजे हुए नाजुक से लब मुस्कुराहट में ढले थे। आप दूसरी बार अपनी बीवी के लिए इस घर में आ रहे हैं। उसकी आवाज पर नीम के दरख्त से कई फूल झड़ते गिरे थे। रुका हुआ पानी बहाल हो गया। इस बार तुम्हारे लिए आया हूँ। भारी आवाज, सख्त लहजा। लहजे की अजनबियत उसे काटने को काफी थी। उसने अपने पीछे हथकड़ियों की आवाज सुनी थी। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त इस कदर सख्त हुई थी कि नाल जोर से सर की पिछली तरफ चुभती गई थी। वो जरा सा आगे को हुआ था और बिल्कुल उसके कंधे से गुजरकर झुककर बाएं हाथ से उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई थी। वो सांस रोके बिना पलक झपके उसे देखे गई। पहली बार वो इतना करीब था। पहली बार उसका लम्स महसूस हुआ था। गुर्बत का ये लम्हा आया और गुजर गया था। वो पीछे हटा। लिली जमान अख्तर, आपको किरण हन्नान को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में जेरे हिरासत लिया जा रहा है। आपके पास खामोश रहने का हक है। अब से आपकी कोई भी बात अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। उसकी लंबी मर्दाना उंगलियां ट्रिगर पर थी। लिली ने कब से सीने में रोक कर रखी हुई सांस खारिज की थी। पलक झपक कर सामने देखा और हंसती चली गई थी। उसकी हंसी फव्वारे से गिरते हुए पानी के शोर को दबाती गई थी। जीते यहाँ होता है सेकंड एपिसोड कंप्लीट और ये मंथली एपिसोड है तो इस हिसाब से अब नेक्स्ट थर्ड एपिसोड स्टार्ट होगा जो राइटर मंथली करती हैं। और एपिसोड की बात करूँ तो जो फर्स्ट एपिसोड का एंड हुआ था उस पर हन्नान पर शक गया था अमर का। और अब इस एपिसोड के एंड में अमर लिली को अरेस्ट कर रहा है तो लिली का कुछ समझ में आता है काफ़ी हद तक क्योंकि वो इसकी फियांसे थी। लेकिन हन्नान का कुछ समझ नहीं आया था जब उस पर शक हुआ था। लेकिन सबूत उसके लिए भी काफ़ी थे जो दिखा रहे थे कि हाँ हन्नान ने कोशिश की थी किरण को मारने की। लेकिन अब लिली के पास वजह है कुछ मारने की तो मालूम नहीं शायद ये दोनों ही मिले हुए हों। खैर चलो देखते हैं क्या होता है फिर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।